मेरा नाम फराज खालिद है और मैं आपको आज एक बार फिर मेड टॉक में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है कोरोना वायरस, इसकी एहतियाती तदाबीर, तशखीस और इलाज। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर निसार अहमद रॉ। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया इस प्रोग्राम के लिए कि हम लोगों को आगाह कर सकें कोरोना वायरस के हवाले से। सर मेरा एक जनरल सवाल से मैं स्टार्ट करूँगा। पहला सवाल, आप एज अ चेस्ट स्पेशलिस्ट और पाकिस्तान सोसाइटी के प्रेसिडेंट चेस्ट सोसाइटी के, सर आप क्या समझते हैं कोरोना वायरस के बारे में कि क्या है और लोगों में इतना डर जो फैला हुआ है, थोड़ा सा आप इस बारे में अपडेट करें। चाइना में दिसंबर के अंदर वुहान शहर से एक केस रिपोर्ट हुए। वो नमूनिया के केसेस थे और वो समझ नहीं आ रही थी कि वजह क्या है। उसके बाद उसकी तशखीस की गई ब्रोंकल वॉश के अंदर जो सिक्रीशन सांस की नालियों से लेते हैं, उसमें एक आरएनए वायरस डिटेक्ट हुआ जो कि कोरोना वायरस था, आरएनए वायरस था, जो कि जो कोरोना वायरस है उसकी थोड़ी सी तरमीम शुदा शक्ल थी। इसकी डिज़ीज़ का नाम कोविड-19 रखा गया। बाद में WHO ने इसका नाम तब्दील करके सार्स कोरोना वायरस 2 वो कर दिया, ये इसका नाम है। ठीक है सर, ये मर्ज इनके कोरोना वायरस का जो मर्ज है ये फैलता किस तरह है? सार्स ये जो कोरोना वायरस है ये फैलता है इस तरह के कॉन्टैक्ट से और ड्रॉपलेट से। ड्रॉपलेट का मतलब ये होता है कि अगर इंसान खांसता है, छींकता है, तो अगर वो 1 मीटर के अंदर है, क्योंकि इसका पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा होता है, तो 1 मीटर से ज़्यादा आगे तक ये नहीं जाता। ये विदिन अगर 1 मीटर है तो अगर कोई उसके साथ खड़ा हुआ है तो ये दूसरे को खांसने और छींकने के साथ भी लग सकता है। लेकिन ज़्यादातर इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो इस तरह है कि जो खांसने छींकने से अगर आपने हाथ मुंह पे रखा है तो आपके हाथ में वो जरासीम आ गए, सरफेस पे आ गए, टेबल पे, आपके मोबाइल पे, अगर आप हैंडल पे अपने हाथ रखा है, हैंडल पे, इन तमाम चीज़ों पे वो जो वायरस है वो रहता है। और कितने दिन तक रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक भी देखा गया। एग्जैक्ट अभी इसके मुतालिक बहुत सारी बातें नहीं पता, लेकिन ये है कि वो कई घंटों से लेके 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए इस ज़रूरी है कि हम प्रिवेंशन की तरफ जाएं, ये जहन में रखते हुए कि ये जिस तरीके से फैलता है। सर एक लोगों के जहनों में एक कॉन्सेप्ट है, तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि क्या खाने के ज़रिए भी ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है? नहीं, देखिए ये जाता है ज़्यादातर खाने की वजह से। ये नहीं होता कि आप कहें कि जी ग़िज़ा के अंदर मिल गया, ग़िज़ा को उसने कंटामिनेट कर दिया, ग़िज़ा से फिर वो चला गया, वो इस तरह की इसका मोड ऑफ स्प्रेड नहीं है। इसका मोड ऑफ स्प्रेड ये है कि ये कॉन्टेक्ट मतलब फ़र्ज़ करें टेबल के ऊपर रखा हुआ है और आपने टेबल पे हाथ लगाया, आपके हाथ पे है, उसको आपने आँख में लगाया, यहाँ पे म्यूकोज़ा है, या आपने नाक पे लगाया, तो ये जरासीम यहाँ से अंदर जाकर और फिर इसके बाद जो है इवन मुँह से हो सकता है, लेकिन ये ग़िज़ा के साथ मैदे में जाके ये नहीं करता। अच्छा सर, किन लोगों में ज़्यादा खदशा है इस बीमारी के फैलने का या इस बीमारी के होने का? देखिए बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ सवाल ये होता है कि किस में ज़्यादा शदीद होगी, ये ज़्यादा अहम है। ये ऐसी बीमारी है जो वायरस से होती है और वायरस किसी को भी मुतासर कर सकता है, लेकिन ऐसे मरीज़ जिसकी जिस्मानी मुदाफ़ियत किसी वजह से कम हो, मसलन वो शुगर के मरीज़ हैं, मसलन उनको दमा है, COPD है, इनको जिगर का मर्ज़ है या गुर्दे का मर्ज़ है, कैंसर है, या वो ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिससे जिस्मानी मुदाफ़ियत कम हो जाती है, स्टीरॉयड ले रहे हैं, कैंसर की दवाएं ले रहे हैं, तो इन लोगों में अगर बीमारी होती है तो इन लोगों में ज़्यादा शदीद होती है, इन लोगों के मरने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बाकी जो मरीज़ हैं, बाकी जो नॉर्मल पर्सन को अगर होती है तो उसमें ये ज़्यादा मसला नहीं करता। अच्छा सर, जब वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है तो उसके कितने टाइम के बाद सिम्टम्स यानी कि अलामात आना शुरू होती हैं किसी पेशेंट में? आम तौर पर 5-6 दिन के अंदर अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो देखा गया है 1 दिन के अंदर भी अलामात ज़ाहिर हुई हैं और तकरीबन 4 हफ्ते के बाद भी हुई हैं। तो आम तौर पर 5-6 दिन के अंदर। कौन सी अलामात ऐसी हैं जिनके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कोरोना वायरस है या ये नॉर्मल फ्लू है? ये फ़र्क हम नहीं कर सकते सिर्फ बुनियाद पर कि इसको नज़ला है, चूँकि अगर साइन एंड सिम्टम देखें, इसमें खांसी होती है, नज़ला होता है, बुखार होता है, बदन में दर्द होता है, ये आम फ्लू में भी होता है। तो हम सिर्फ इस बुनियाद पे कि इसको ये है और इस पे हम तशख़ीस कर लें कि इसको कोरोना वायरस है और इसको कॉमन फ्लू है, तो इसमें आप इस तरीके से फ़र्क नहीं कर सकते। इसमें कुछ और चीज़ें देखी जाती हैं, मसलन ज़्यादातर चूँकि ये बाहर से आया है, अगर ट्रैवल हिस्ट्री है कि कहीं बाहर से
वो शख्स आया है और उसको आने के बाद यहाँ पे बुखार और सिम्टम हो रहे हैं, या वहाँ से लेता हुआ है, या फिर ये कि 2 हफ्ते के अंदर वो किसी से मिला है जो कि बाहर से आया, उससे मुलाकात की हो, शायद वो शख्स वो पॉजिटिव हो और उससे जरासीम उसको लगे हों, और 2 वीक्स के अंदर यूजुअली सिम्टम होना शुरू हो जाते हैं। अगर इस तरह की हिस्ट्री हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप इस मर्ज़ के मुतालिक सोचें। लेकिन अब चूँकि काफ़ी लोग यहाँ पे मुतासिर हो चुके हैं तो लोकल ट्रांसमिशन भी हो सकती है। तो अब इस वक्त इस स्टेज पे ज़रा मुश्किल है इसमें फ़र्क करना। बेहतर होता है कि इन लोगों का टेस्ट करा लेना बेहतर है। सर, इस वायरस से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर एक आम इंसान को करना चाहिए? जैसे कि हम पहले बात कर चुके कि चूँकि ये कॉन्टैक्ट से होता है, यानी कि सरफेस कॉन्टैक्ट, और दूसरा जो है ये स्नीजिंग यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। एक तो ये है कि हम बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में ना, यानी चूँकि 1 मीटर से ज़्यादा वो जो हम खांसते हैं छींकते हैं, चूँकि वायरस भारी होता है तो इससे ज़्यादा आगे तक नहीं जाता, तो एक हमें 1 मीटर का डिस्टेंस ज़रूर रखना चाहिए। 1 मीटर नहीं, 3 फीट का हमें फासला रखना चाहिए। एक तो अहम चीज़ ये है। दूसरा, चूँकि हम मुँह पे हाथ रखते हैं, खांसते हैं, जरासीम हाथ पे लगते हैं, तो इसलिए बार बार हाथ धोने के लिए कहा जाता है। और ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आप बार बार हाथ धोएं साबुन से, पानी से, तकरीबन 20 सेकंड तक कम से कम अच्छी तरह हाथ धोएं, हर हिस्से को। ये नहीं है कि सिर्फ यूं करके हाथ धो लिया, हर हिस्से को, तमाम उंगलियों को धोना है, तमाम अंगूठों को धोना है, पीछे के आगे की तरफ तमाम चीज़ों को। और ये जो पोरे हैं, पोरों को भी आपने अच्छी तरीके से धोना है, साबुन लगाना है, धोना है। तो ये सबसे अहम प्रिवेंशन ये है। इसके अलावा अगर जब खांसी आए, छींक आए, तो हाथ को यूँ रखना है, हाथ नहीं रखना, या तो हाथ को यूँ रखें ताकि जरासीम इसी के अंदर ही रहें, और दूसरी बात है कि या तो आप टिशू रख सकते हैं चेहरे के ऊपर, और टिशू के बाद फिर उसको डस्टबिन जो कि जिसके साथ ढक्कन लगाओ उसमें आप डाल दें। ये नहीं है कि डस्टबिन वो आपने रास्ते में कहीं फेंक दिया तो कोई पर्पज़ ही सर्व नहीं हुआ। इसके अलावा आप बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करें, चूँकि हमें नहीं पता होता कि आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके जो मोबाइल है, आप जिस जगह पे बैठे हुए, जो आप यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, उसमें जरासीम है या नहीं है। तो सैनिटाइज़र यूज़ करें जिसमें कम से कम 70% अल्कोहल हो, उससे ये वायरस मर जाता है, तो वो यूज़ करें। ये एहतियाती तदाबीर हैं। इसके अलावा ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात होगी कि हमें 3 फीट दूर रहना है, हैंड वॉशिंग है, कॉफ एटिकेट है, ये हमने एहतियात करनी है। अच्छा सर, अगर किसी को कोरोना वायरस की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाए तो सबसे पहला काम उसको क्या करना चाहिए? पॉजिटिव आ गया तो देखिए, सिर्फ पॉजिटिव आने का कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव आने का मतलब है कि जरासीम आपके जिस्म में दाखिल हुआ है और आपके जिस्म में है। बीमारी हर एक को नहीं होती। 80 से 82% लोग बग़ैर किसी इलाज के ठीक हो जाते हैं। हम ये देखते हैं नज़ला लोगों को होता है, ठीक हो जाते हैं, तो ये भी एक उसी टाइप की एक वायरस है। ये 80 से 82% लोगों में बग़ैर किसी इलाज के ठीक हो जाता है। करना क्या चाहिए? इनको ये करना चाहिए कि एक तो ये है कि घर पे रहें। अब चांस ये है कि ये लोग दूसरों को जरासीम मुंतकिल कर सकते हैं, इसलिए 2 हफ्ते तक, चूँकि कम से कम 2 हफ्ते का पीरियड है जिसमें जरासीम दूसरों को मुंतकिल होता है, 2 हफ्ते के लिए वो बिल्कुल ही अलग रहें, अलग कमरे में रहें, घर के अंदर भी अलग कमरे में रहें। क्योंकि चांसेस ये हैं कि आपको हुआ है, आप दूसरों को मुंतकिल करेंगे, वो तीसरे को मुंतकिल करेगा। तो बेहतर ये है कि एक तो आप अलग कमरे में रहें और आराम करें, अच्छी ग़िज़ा खाएँ, लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वार्म लिक्विड लें तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको जिस्म में दर्द अगर हो रहा है, चूँकि इसमें अक्सर दर्द होता है और बुखार होता है, तो पैनाडोल की टैबलेट जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, कोरोना के मर्ज़ के लिए कोई मखसूस दवा है अभी मार्केट में? जैसे भी आपने बताया पैरासीटामोल हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई मखसूस दवा भी है जिसको यूज़ करना चाहिए, या सिर्फ हम नॉर्मल ट्रीटमेंट के ऊपर ही जाएँ? अब तक कोई स्पेसिफिक दवा नहीं पता, लेकिन कुछ दवाओं के रिज़ल्ट मिले हैं इसलिए उनको यूज़ किया जाता है। लेकिन चूँकि ज़्यादातर में कोई सिम्टम नहीं होते, उनको कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर माइल्ड सिम्टम है तो उसमें हम पैनाडोल से और रेस्ट से और फ्लूइड वगैरह दे के मरीज से कहते लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करें वो। लेकिन जिसमें मॉडरेट डिजीज़ है या सीवियर डिजीज़ है, वहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ दवाएँ यूज़ कराते हैं, जिसमें क्लोरोक्विन भी शामिल है, इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन भी शामिल है। लेकिन ये किसी डॉक्टर के मशवरे से उसकी सुपरविज़न में इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और दवाएँ भी हैं, लेकिन ये तमाम दवाओं के मुतालिक हतमी तौर पे अभी कुछ नहीं पता। अभी डेटा आ रहा है जिस पे बात हो रही है, जिस पे रिसर्च हो रही है, चूँकि नई बीमारी है, इसके मुतालिक पता ही नहीं है कि ये क्या, कैसे, किस तरह कंट्रोल के हवाले से तो ठीक है, लेकिन इलाज के हवाले से मुख्तलिफ दवाएँ यूज़ हो रही हैं। लेकिन क्लोरोक्विन से बीमार मरीज़ों के अंदर रिज़ल्ट अच्छे मिल रहे हैं। कम्बिनेशन क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन, उसके भी रिज़ल्ट अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पर इस स्टेज पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सर, कितने टाइम में एक पेशेंट इस बीमारी से रिकवर हो जाता है? आमतौर पे देखें 2 हफ्ते का पीरियड होता है। अगर 2 हफ्ते के अंदर अगर
तरीका ये है कि अगर किसी का पॉजिटिव आ जाए तो 5 दिन के बाद उसका दोबारा रिपीट करना चाहिए। अगर वो नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब है कि अब वो जरासीम दूसरों को नहीं फैला रहा, लेकिन उसको फिर भी 2 हफ्ते के लिए, टोटल 2 हफ्ते के लिए उसने अलग रहना है, आइसोलेट करना है अपने आप को, ताकि इस दौरान अगर कोई जरासीम अंदर हैं भी तो दूसरों को ना लगे। तो आमतौर पर मरीज़ जो है रिकवर कर जाते हैं विदिन 2 वीक्स। अच्छा सर, अगर कोई पेशेंट एक दफ़ा कोरोना वायरस से सेहतियाब हो जाए तो क्या चांस है कि उसको दोबारा ये बीमारी हो सकती है? इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। एक केस ज़रूर रिपोर्ट हुआ है जिसमें एक मरीज़ जो कि ठीक हो गया था उसको दोबारा हुआ है, तो ये है, लेकिन इस स्टेज पे हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन आम तौर पे ये देखा गया है कि वायरस इन्फेक्शन अगर एक दफ़ा हो जाए तो दूसरी दफ़ा आम तौर पर नहीं होता, लेकिन हतमी तौर पे ये कहना कि दोबारा नहीं होगा कबल वक्त है इस वक्त इस स्टेज पे। सर एक और चीज़ आपसे क्लियर करना चाहूँगा मैं कि जो हम मास्क पहनते हैं तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या सबको मास्क पहनना चाहिए या जिसको बीमारी है उसको पहनना चाहिए, और कौन सा मास्क हमें यूज़ करना चाहिए? देखिए, मास्क के हवाले से बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, बहुत ज़्यादा लोगों के कंसर्न है कि मतलब कि मास्क कौन पहने, किस वक्त पहने और किस किस्म का पहने, क्योंकि ये खांसने और छींकने से भी फैलता है। तो जिसको बीमारी है, जिसको मर्ज़ है, उसको मास्क पहनना चाहिए, सिंपल सर्जिकल मास्क, और जो उसको देखभाल कर रहा है, उसका तीमारदार है, उसको भी सिंपल सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या हेल्थ केयर वर्कर्स जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या पहनना चाहिए? उनको वो मास्क पहनना चाहिए जिससे जरासीम, चूँकि ये लगता है और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आते हैं मरीज़ों के, इस तरह के मरीज़ों के, तो उनको N95 कम से कम, FFP3 भी पहन सकते हैं, लेकिन N95 जो है वो हमारे पास अवेलेबल है और वो हम यूज़ कर सकते हैं। वो 95% प्रोटेक्शन देता है, तो वो हमें यूज़ करना चाहिए। अच्छा, आम जो कंसेप्ट है कि तमाम लोग जो जा रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको पहनने की ज़रूरत नहीं है, सबको पहनने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सर्जिकल मास्क, या जो आम लोग जिनको अगर पहनना है तो वो आम कपड़े का मास्क भी पहन सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिसको नज़ला है, उस खांसी है, उसको ज़रूर मास्क पहनना चाहिए, और उनके लिए सादा कपड़े का मास्क भी काफ़ी है। सर्जिकल मास्क सबको पहनने की ज़रूरत नहीं है। सर्जिकल मास्क अस्पताल के मरीज़ों के लिए रहने दें, अस्पताल के लोगों के लिए रहने दें, क्योंकि अगर हम यही मास्क सब लोग इस्तेमाल करने लगेंगे तो शॉर्ट हो गया, और दुनिया में से हो रहा है, शॉर्टेज हो गई है। तो लेकिन ये कि एक मास्क अगर एक दफ़ा पहन लें तो उसको ये नहीं है कि वो मुसलसल आपके लिए चलता रहेगा। अगर वो गीला हो गया है, अगर उस पर कुछ मतलब सिक्रीशंस लग गई हैं, तो फिर इसको तो डिस्कार्ड करें, नया मास्क पहनें। लेकिन ये भी नहीं है कि एक मास्क अगर है तो आप रोज़ाना उसको कई दिनों तक चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। बेहतर है कि एक मास्क एक दिन और एक दिन पहन लें, लेकिन कपड़े का मास्क आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक फिर भी नहीं। इसको अच्छी तरह एंटीसेप्टिक से धो के, खुश करके, धूप में रख के फिर आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं उसको। अच्छा सर, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा आज की डिस्कशन का। सर, इस बीमारी को लेके लोगों के जहनों में काफ़ी तनाव है और काफ़ी कन्फ्यूजन है, लोग मेंटल स्ट्रेस में मुब्तला हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में। तो सर, आप एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी, सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को कि किस तरह वो इस बीमारी को रोक सकते हैं मज़ीद फैलने से? देखिए, मेरा मैसेज ये है कि आप डरें नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि आप घबराने से ज़्यादा मरते हैं, बीमारी से नहीं मरते। देखें, मुसलमान एज ए मुस्लिम हमारा एक यकीन है, ईमान है कि मौत वक्त से पहले नहीं आएगी, और आप बच नहीं सकते। अगर आपकी मौत लिखी हुई है तो आप कुछ भी कर लें, अगर मौत लिखी है तो आ जाएगी। तो डरें नहीं। जैसे कि 80% लोग बग़ैर किसी इलाज के ठीक हो जाते हैं, तो डरना क्या। और सिर्फ 5% से कम लोग होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, जो अस्पताल में दाखिल होते हैं, उसमें से भी ठीक होकर लोग आते हैं, यानी कि सब मर जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में तो 0.5% डेथ रेट है। तो डरने की क्या बात है, एहतियात करें, क्योंकि वैक्सीन तो है नहीं, तो डरने की क्या बात है। अल्लाह पे ईमान रखें और डरें नहीं, जामर्दी के साथ इसका मुकाबला करें बीमारी का, और कॉन्फिडेंट है अल्लाह ताला ज़रूर शिफा देगा हमें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मार्टिन डॉक्टर की तरफ से आपका खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया और आवाम की आगाही के लिए हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। यू आर ऑलवेज वेलकम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।